झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है। दरवाजे पर बोर्ड लगा है सच बोलो। कुर्सी है तुम्हारी ये जनाजा तो नहीं है। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। दोस्तों, आज जबकि रियासती और मरकज़ी तौर पर सियासी व हुकूमती कामकाज निज़ाम नहायत गैर कारआमद हो गया है, आवाम के हित में कहीं से भी कोई बात नज़र नहीं आती और ये माशरा नहायत तनज़्ज़ुली का शिकार है। वहीं गुज़िश्ता दिनों पार्लियामेंट के इंतखाबात हुए जिसमें बीजेपी अलाइंस की हुकूमत बनी और मोदी दोबारा वज़ीर आज़म बनाए गए। मुख्तलिफ़ रियासतों के रियासती इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन, असम्बलियों के इलेक्शन जारी है। वहीं गुज़िश्ता कल 15 अक्टूबर को मरकज़ी इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर महाराष्ट्र की 288 सीटों पर, झारखंड की 81 सीटों पर और 13 दीगर रियासतों के 48 असम्बली हलकों और मुल्क भर की 2 लोकसभा सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात का भी ऐलान कर दिया गया है। वाज़ेह है कि महाराष्ट्र की 288 सीटों पर 20 नवंबर को एक मरहला में पोलिंग होगी। वहीं झारखंड में 81 सीटों के लिए असम्बली के 2 मराहिल होंगे इंतखाबात के। 13 नवंबर और 20 नवंबर को झारखंड के इंतखाबात होंगे। वहीं 13 और 20 नवंबर के दरमियान में 13 रियासतों के 48 असम्बली हलकों के भी ज़िमनी इंतखाबात होंगे और 2 लोकसभा हलकों के भी ज़िमनी इंतखाबात होंगे। कल 15 अक्टूबर से ही ज़ाब्ता अखलाक का निफाज कर दिया गया, यानी आचार संहिता लगा दी गई है। जब से लेकर रियासत भर में सियासी माहौल गर्म हो चुका है। 35 दिन की मुद्दत दी गई है, यानी 20 नवंबर को रियासत के 288 सीटों के इलेक्शन होंगे। 23 तारीख को सभी जगहों पर रिजल्ट तकसीम किया जाएगा। वहीं 25 तारीख को एमएलएस को मुंतखब रुकन असम्बली, अरकान असम्बली को गजटेड नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। दोस्तों, महाराष्ट्र की 288 सीटों में, यानी महाराष्ट्र में 35 अजला, 35 ज़िले हैं। 35 ज़िलों की 288 सीटों पर इलेक्शन होना है, जिनमें 234 सीटें जनरल कैटेगरी, जनरल कोटे से हैं। 288 में से 234 जनरल कोटे की और शेड्यूल्ड कास्ट, जिसे हम उर्फ आम में एससी कहते हैं, एससी की 29 सीटें हैं और शेड्यूल्ड ट्राइब यानी एसटी की 25 सीटें हैं। कुल 288 सीटों पर इंतखाबात होना है, जिसके लिए आने वाले 22 अक्टूबर को से फार्म की तकसीम शुरू की जाएगी। 7 दिन तक फार्म की तकसीम होगी। फार्म हासिल करने की आखिरी मुद्दत 29 तारीख होगी और 29 अक्टूबर और 30 अक्टूबर को तमाम उम्मीदवारों के फार्म की जांच की जाएगी। जांच के बाद जिन लोगों का सही फार्म होगा उन लोगों के लिए 4 नवंबर फार्म वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। 4 नवंबर फार्म लेने की आखिरी तारीख के दिन ही शाम में तमाम बचे हुए उम्मीदवारों को निशानियाँ, इनके निशान, इलेक्शन सिंबल तकसीम कर दिए जाएंगे। 18 नवंबर से शाम से 18 नवंबर की शाम से प्रचार बंद कर दिया जाएगा। 20 नवंबर को वोटिंग होगी और रिजल्ट 23 तारीख को होगा। 25 तारीख को गजटेड नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। मालेगांव सेंट्रल 114 हल्के में 20 तारीख को होने वाले इलेक्शन में कौन जीत सकता है, कौन हारेगा, उम्मीद ये जाहिर की जा रही है। सियासी माहिरीन का ये कहना है कि जो भी हार और जीत होगी वो 10 या 15 हज़ार वोटों में होगी। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, देखिए सैफ न्यूज़ पर पूरी डिटेल। सर तो यह है कि पूरी वीडियो को आखिर तक देखिए। दोस्तों, इससे पहले कि हम मालेगांव असम्बली हल्के पर मुकम्मल गुफ्तगू करें, आइए आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र में इलेक्शन की क्या तारीख रही। 1960 यकूम मई को महाराष्ट्र स्टेट कयाम अमल में आया। 1947 में आज़ादी के बाद दीगर रियासतें तरतीब पा रही थी। इधर उधर शहरों को स्टेट में जम करने के मामले को लेकर तनाज़ा था। चाचा नेहरू और गांधी जी वगैरह ने, दीगर लोगों ने बहुत कोशिश की, अम्बेडकर साहब ने, और 1960 को दीगर रियासतों के बाद महाराष्ट्र स्टेट का कयाम अमल आया और सबसे पहले वजीर आला यशवंतराव चौहान बने। फिर उसके बाद मारोत राव कुनमवार, उसके बाद पीके सावंत, फिर उसके बाद यशवंतराव नायक, उनके बाद शंकर राव चौहान, वसंत दादा पाटिल, फिर उसके बाद शरद पवार इंडियन नेशनल कांग्रेस से बने। उनके बाद अब्दुल रहमान अंतोले वजीर आला बने, जो पहले मुस्लिम वजीर आला थे और अभी तक आखिरी माने जा रहे हैं। उसके बाद अब्दुल रहमान अंतोले के बाद बाबा साहब भोसले ने
ने महाराष्ट्र वजीर आला की कुर्सी संभाली, जिसके बाद वसंत दादा पाटिल वजीर आला बनाए गए। उनके बाद शिवाजी राव पाटिल महाराष्ट्र के वजीर आला हुए। इनके बाद मशहूर सियासी रहनुमा शंकर राव चौहान और महाराष्ट्र के वजीर आला बनाए गए, जिनको हटाने के बाद में शरद पवार ने कांग्रेस से बगावत करके पोलोद अगाड़ी तरतीब दी और बागी एमएलएस को लेकर शरद पवार ने पोलोद अगाड़ी के नाम से 1980 के बाद अपनी वजीर आला की कुर्सी हासिल की। उसके बाद शंकर राव नायक वजीर आला बनाए गए। शंकर राव नायक के बाद दोबारा शरद पवार वजीर आला बने। उनके बाद बाल ठाकरे की हुकूमत आई शिवसेना की, तो मनोहर जोशी पहले शिवसेना के वजीर आला बनाए गए। उसके बाद नारायण राणे भी शिवसेना से वजीर आला रहे। इसके बाद कांग्रेस का जब राज आया तो सुशील कुमार शिंदे जो छोटी जात से ताल्लुक़ रखते थे, अकलियतों को रुझाने के लिए कांग्रेस ने यहाँ पर सुशील कुमार शिंदे को दोबारा कांग्रेस का वर्चस्व हुआ तो वज़ीर आला बनाया गया। कांग्रेस की एक लंबी हुकूमत चली। उसके बाद कांग्रेस के ही विलासराव देशमुख महाराष्ट्र के वज़ीर आला रहे, जो महाराष्ट्र और दीगर रियासतों में अपने मिलनसारी की वजह से काफ़ी मकबूल थे। उसके बाद शंकर राव चौहान के बेटा अशोक राव चौहान वज़ीर आला बनाए गए। अशोक राव चौहान के बाद में कांग्रेस ने ही अपने फैमिली मेंबर पृथ्वीराज चौहान को वजीर आला बनाया। पृथ्वीराज चौहान के बाद दोबारा कांग्रेस के हाथ से महाराष्ट्र की गद्दी गई और देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के दोबारा वजीर आला बने, जो पहले वजीर आला माने गए। उसके बाद दोबारा 5 दिन के लिए फिर देवेंद्र फडणवीस वजीर आला बनाए गए। उसके बाद उद्धव ठाकरे वजीर आला बने। उद्धव ठाकरे के बाद जब उद्धव और के हामियों ने बाल ठाकरे के हामियों ने बगावत की तो एकनाथ शिंदे के ग्रुप ने हुकूमत बनाई और आज एकनाथ शिंदे फिलहाल कुछ दिन कबल तक आचार संहिता लगने से कबल तक एकनाथ शिंदे जो शिंदे सेना के वजीर आला थे, अभी तक अपना कामकाज संभाल रहे थे। अभी तक सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में 6 साल तक वजीर आला रहने का रिकॉर्ड फडणवीस के पास है। यूँ तो कई लोग 3-3 मरतबा भी वजीर आला बने, मगर वो 1 साल और 2 साल के लिए ही वजीर आला थे। और सबसे कम मुद्दत के लिए लेकिन यानी 5 दिनों के लिए वजीर आला बनने का रिकॉर्ड भी फडणवीस के पास ही मौजूद है। इसके बाद इसी दरमियान में दोस्तों एक मरतबा सन 1980 में सदर-ओ-राज नाफिज हुआ। उसके बाद 2014 में सदर-ओ-राज नाफिज हुआ और 2019 में सदर-ओ-राज नाफिज हुआ। यानी आज़ादी के बाद 1960 के पहले इलेक्शन से 2024 तक 3 मरतबा महाराष्ट्र में सदर-ओ-राज भी नाफिज हो चुका है। अब तक 25 इलेक्शन हो चुके हैं और 20 वज़राए आला गद्दी संभाल चुके हैं। 26वें वज़ीर आला के लिए 26वीं मरतबा अब इलेक्शन होने जा रहा है 20 नवंबर को, जिसमें आवाम 21वें वज़ीर आला का इंतखाब करेंगे। फी ज़माना हम देखते हैं तो एक तरफ कांग्रेस अलायंस है, एक तरफ बीजेपी अलायंस है। कांग्रेस अलायंस में कांग्रेस पार्टी, शरद पवार ग्रुप, उद्धव ठाकरे ग्रुप और दीगर छोटी मोटी पार्टियां, सेकुलर पार्टियां शामिल है। वहीं बीजेपी अलायंस में बीजेपी के साथ में एकनाथ शिंदे सेना, अजीत दादा पवार एनसीपी, बागी ग्रुप और दीगर छोटी मोटी फिरका परस्त पार्टियां शामिल है। मुकाबला कांग्रेस अघाड़ी और बीजेपी अघाड़ी में होगा। देखते हैं कि आने वाले वक्त में महाराष्ट्र का वजीर आला किस अघाड़ी का बनता है। दोस्तों महाराष्ट्र के 35 अजला में हमारा ज़िला नासिक ज़िला आता है। हमारे नासिक ज़िले में 15 असम्बली हलके हैं। 15 असम्बली हलकों में 50,28,000 वोटर्स हैं। हुकूमत के इलेक्शन कमीशन की जानिब से 4919 मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। वोटों की गिनती नासिक ज़िला के सरकारी गोडाउन में होगी। मालेगांव आउटर जो हमारे बाजू में मुत्तसिल है, जहां से दादा भुसे है इससे पहले आमदार थे, उसका हल्का नंबर 115 है। आउटर हल्का नंबर 115 में टोटल 3,76,257 वोटें हैं। आउटर में कुल वोटों की तादाद 3,76,257 है, जबकि हमारे मालेगांव सेंट्रल असम्बली हल्के में जिसका नंबर 114 है, मालेगांव सेंट्रल असम्बली हल्का नंबर 14 में कुल वोटों की तादाद 3,39,823 है। मालेगांव सेंट्रल में वोटों की कुल तादाद 3,39,823 है। मालेगांव में इलेक्शनी कामकाज निज़ाम संभालने के लिए इलेक्शन कमीशन ने मुकामी प्रांत ऑफिसर नितिन सदगीर साहब को रिटर्निंग ऑफिसर का चार्ज जो दिया है। इनकी जानिब से
इलेक्शन कमीशन के तवज्जुह से इलेक्शनी कामकाज तैयारियां बड़ी तेज़ी से जारी हैं। जल्द ही आप देखेंगे सैप न्यूज़ पर मुकामी प्रांत ऑफिसर के इंटरव्यू की इनकी जानिब से क्या गाइडलाइन है और क्या कामकाज किया गया है। वहीं आचार संहिता लगने के बाद से कल से पुलिस इंतजामिया भी मुतारिक हो गई है और शहर के ऐसे इलाकों में जहाँ होटलें रात में जारी रहती हैं, रात 11 बजे के बाद में ज़ाब्ता अखलाक के पेश नज़र पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। पुलिस इलेक्शन को लेकर भी नहायत मुतारिक मुस्तैद हो चुकी है। आने वाले दिनों में इलेक्शनी तैयारियों के लिए इजाफी फौज तलब की जा सकती है। अनिकेत भारती साहब के जरिए आप जल्द ही सुनेंगे कि इलेक्शन के लिए क्या गाइडलाइन पुलिस ने जारी की है। दोस्तों, मालेगांव असेंबली इलेक्शन में किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, कितनी वोट है, ये बताने से पहले हम आपको मालेगांव शहर की तारीख बता देते हैं कि यहाँ आज़ादी से पहले से कितने एमएलए रहे अब तक। आज़ादी से पहले जब अंग्रेज़ों का राज था तो ये अंग्रेज़ अपने ऑफिसरान को लॉर्ड मुकर्रर किया करते थे और मुकामी लोगों को लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई थी। इस लेजिस्लेटिव काउंसिल का एक एमएलसी नामजद किया जाता था जो अंग्रेज़ों की ही जानिब से अवामी नुमाइंदा होता था, जो अंग्रेज़ ऑफिसरान के साथ मिलकर समाजी कामकाज और शहरी कामकाज के लिए नुमाइंदा रहा करता था। पहली मरतबा जब मालेगांव हल्का तश्कील दिया गया तो सन 1927 में अंग्रेज़ों की जानिब से पहले एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, पहले एमएलसी मालेगांव के गुलाब मियाँ वासिफ, जो एडवोकेट इकबाल वासिफ सर के परदादा लगते हैं, ये पहले एमएलसी बनाए गए। उसके बाद 1927 से 1937 के बाद जहां गुलाब मियाँ वासिफ रहे, वहीं 1938 में खान साहब हकीम अब्दुल रहीम को ब्रिटिश सरकार की जानिब से पहला एमएलए मुंतखब किया गया। 1947 के बाद जब आज़ादी मिली तो हिंदुस्तानी हुकूमत के पास में इलेक्शनी काम काज के लिए कोई न ज़ाब्ता था, न वसाइल और असबाब थे, इसलिए अंग्रेज़ ही आज़ादी के बाद एमएलए मुंतखब किया करते थे। लिहाजा पहले एमएलए अंग्रेज़ों की जानिब से जो नामजद किए गए वो खान साहब हकीम अब्दुल रहीम, अलहाज जिया सेठ के आबा व अजदाद जिया फैमिली, हकीम फैमिली आज भी मालेगांव शहर में तिजारती खिदमत अंजाम दे रही है। 1938 से 1951 तक खान साहब हकीम अब्दुल रहीम एमएलए रहे। उसके बाद अंग्रेज़ों की आवाम की जानिब से मोहम्मद साबिर अब्दुल सत्तार को सदर एमएलए बनाया गया, यानी तीसरे एमएलए मोहम्मद साबिर अब्दुल सत्तार बनाए गए, जिनकी मियाद 1952 से 1957 तक थी। फिर उसके बाद में 1957 से 1962 के दरमियान में दोबारा पहली मरतबा आवामी वोटों से हारून अंसारी साहब एमएलए बने, जो 1957 से 1962 तक रहे, मगर महाराष्ट्र हुकूमत का क़याम अमल में नहीं आया था, इसलिए इनको बाकायदा पहला एमएलए नहीं कहा जा सकता। उसके बाद 1962 के बाद में जब 1960 में हुकूमत महाराष्ट्र का क़याम अमल में आया तो बाकायदा हुकूमत महाराष्ट्र का पहला एमएलए मालेगांव का दोबारा हारून अंसारी साहब को बनाया गया, यानी वो 1957 से 62 तक एमएलए रहे और 1962 से 1967 तक 10 साल तक वो एमएलए रहे, यानी पहले महाराष्ट्र स्टेट के एमएलए बाकायदा हारून अंसारी साहब हैं। और उसके बाद 1967 के बाद में साथी निहाल अहमद साहब का बड़ा जोर चला। शब्बीर सेठ और साथी निहाल अहमद साहब हारून अंसारी साहब के जूनियर माने जाते थे और शब्बीर सेठ पर सबकत पाते हुए साथी निहाल अहमद साहब ने 1967 से 1971 तक पहली मरतबा 5 साल के लिए ये एमएलए मुंतखब हुए। 1972 में जब दोबारा इलेक्शन हुआ तो आयशा हकीम के आगे निहाल अहमद साहब को 5 साल एमएलए रहने के बाद शिकस्तों का सामना करना पड़ा। निहाल साहब को शिकस्त देने के बाद आयशा हकीम 5 साल तक एमएलए रही, यानी 1972 से लेकर 1976 तक आयशा हकीम 4.5 साल एमएलए रही। उसके बाद जब दोबारा इलेक्शन हुआ 1978 में तो दोबारा साथी निहाल अहमद साहब ने आयशा हकीम को शिकस्त दी और 1978 में दूसरी मरतबा निहाल साहब एमएलए बने और 1978 से मुसलसल 20 सालों तक, यानी 4 मरतबा 20 सालों तक वो 1978 से 1999 तक 20 सालों तक मुसलसल मालेगांव के एमएलए चुनकर आते रहे और असेंबली में नुमाइंदगी करते रहे। 1999 में जब निहाल साहब से बहुत ज़्यादा तवील इक़्तिदार से लोग ऊब गए तो 1999 में शेख रशीद साहब की मालेगांव की सियासत में सदर बल्दिया के बाद एंट्री हुई। शेख रशीद साहब सदर बल्दिया थे
उसके बाद निहाल साहब के सामने शेख रशीद साहब बड़े मजबूत उम्मीदवार बनकर उभरे और 1999 में शेख रशीद साहब ने साथी निहाल अहमद साहब को शिकस्त तो दे दी। शेख रशीद साहब 1999 से 2009 यानी 2 टर्मों 10 साल तक कंटिन्यू एमएलए रहे। 2009 में शेख रशीद साहब को मुफ्ती साहब की जब एंट्री सियासत में हुई तो 2009 में शेख रशीद साहब को मुफ्ती साहब के हाथों शिकस्त हुई और मुफ्ती साहब 2009 से 2014 तक 5 साल के लिए एमएलए बने। सन 2014 में आसिफ शेख रशीद का उरूज हुआ और सन 2014 में मुफ्ती साहब को शेख आसिफ ने शिकस्त दी और 2014 से 2019 तक शेख आसिफ 5 साल के लिए मालेगांव के एमएलए रहे। 2019 में दोबारा इलेक्शन हुआ तो मुफ्ती साहब को कामयाबी हुई, यानी दूसरी मर्तबा मुफ्ती साहब 2019 से 2024 फी ज़माना तक मुफ्ती साहब एमएलए रहे। अब तक के इलेक्शन में दोस्तों बाय इलेक्शन में 3 अंग्रेज़ों के ज़रिए नामजद एमएलए रहे, एक अवामी एमएलए रहा, एक गैर हुकूमती एमएलए रहा। उसके बाद निहाल साहब 25 साल तक 5 मरतबा एमएलए रहे, हारून अंसारी साहब 10 साल तक रहे, शेख रशीद साहब 10 साल तक रहे और मुफ्ती साहब का ये दूसरी टर्म यानी 10 साल है। वही साबिर अब्दुल सत्तार 5 साल तक, आयशा हकीम 5 साल और शेख आसिफ साहब 5 साल तक एमएलए रहे। अभी तक असम्बली आज़ादी के बाद से अभी तक 12 टर्म हो चुकी है। इन 62 सालों में 7 मुख्तलिफ एमएलए 12 टर्म में इक़्तिदार संभाल चुके हैं। 8वें एमएलए के लिए और 12वीं टर्म के बाद 13वीं टर्म के लिए अब 20 नवंबर को मालेगांव शहर में इलेक्शन होने जा रहा है। आइए जानते हैं मालेगांव शहर में इलेक्शन की क्या सरगर्मियाँ हैं। तो हमारे मालेगांव असम्बली हल्का नंबर 114 में कुल 3,39,823 वोटें हैं। मालेगांव शहर में अक्सर 65-70% पोलिंग होती है। अगर 68% पोलिंग मान ली जाए और तकरीबन 2.5 लाख वोट मालेगांव में गिर सकते हैं 68% के 65% के हिसाब से, 70% के हिसाब से अगर 2.5 लाख वोटिंग मालेगांव में होती है तो जीतने वाले उम्मीदवार को 1,10,000 वोट मिल सकती है। जो 1 नंबर पर रहेगा जीतेगा उसको 1,10,000 वोट मिल सकती है। वहीं हारने वाले 2 नंबर उम्मीदवार को 90,000 से 1 लाख तक वोट मिलने की उम्मीद है और दीगर 40-50-60,000 वोटों में 3 नंबर और 4 नंबर उम्मीदवार और दीगर छोटे उम्मीदवार शामिल हैं, यानी एक उम्मीदवार को 1-10, एक को 1 और दीगर को 40-50 वोट मिल सकती है। मालेगांव शहर में अब से पहले मुफ्ती साहब को 1,17,242 वोट मिले थे और शेख आसिफ साहब को 78,723 वोट मिले थे। इस मरतबा मुफ्ती साहब का वोट का फीसद क्या है और शेख आसिफ साहब का वोट का फीसद क्या है तो आने वाले दिन में मालूम हो सकेगा। लेकिन फी ज़माना जब हम देखते हैं तो सियासी माहिरीन और सियासी अफराद का जो कहना है तो शेख आसिफ ने जो माजी में 78,000 वोट हासिल की थी तो उसको रिकवर करने के लिए इन लोगों ने काफ़ी मेहनत की है। शेख रशीद साहब के जाने के बाद, खलील दादा के जाने के बाद में कहीं ना कहीं से इन लोगों को सुकूत रहा। लेकिन आज हम देखते हैं कि शेख आसिफ साहब रोज़ाना जलसे का, मीटिंग का, प्रोग्राम का, लोगों के कामकाज को लेकर मुताबिक है। यही इनका पूरा खानवादा, इनके भाई, इनके भतीजे, इनके रिश्तेदार, इनके दोस्त अहबाब, इनके जो मानने वाले हर इलाकों में ये लोग इलेक्शनी तैयारियों को लेकर बहुत तैयार हैं कि कोई पार्टी भी नहीं होने के बाद में भी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर शेख आसिफ पुरज़्म हैं और इलेक्शनी तैयारियों को लेकर पूरे एतमाद तरीके से आवाम में आज मकबूलियत हासिल कर रहे हैं। आने वाले वक्त में वो कांग्रेस में जाते हैं, एनसीपी में जाते हैं, शरद पवार ग्रुप में आज़ाद उम्मीदवारी करेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आने वाले 5-7 दिनों में ये मतला साफ हो जाएगा। बहरहाल मौजूदा पोजीशन से शेख आसिफ ने बरतरी हासिल की है, यानी तनज़्ज़ुली से तरक्की की तरफ जाते हुए उन्होंने अपनी मकबूलियत में और वोटों में इजाफा किया है कि तो मुमकिन है कि ये 78,000 माजी की वोटों में 20-30,000 वोटों का इजाफा अगर होता है तो 1,10,000 यानी जीतने के बराबर वोट शेख आसिफ को हासिल हो सकती है। वहीं शेख रशीद साहब के जाने के बाद, खलील दादा के जाने के बाद एक तबका जो अपने नेता को खो चुका है तो ये दोबारा
दोबारा अपना नेता शेख आसिफ को मान रहे हैं। और जिस तरह 1999 में हमने देखा था कि शेख रशीद साहब के लिए लोग दीवाना वार लगे थे, अभी फी ज़माना भी शेख आसिफ के लिए इनके हमदर्दों की बड़ी पुरखुलूस मेहनत जारी है जो उनको जीत दिलवा सकती है। वहीं दूसरी तरफ मुफ्ती साहब जिनको 1,17,000 वोट मिली थी, तो उस वक्त तो इन लोगों के साथ में निहाल साहब का खानवादा, माजी जनता दल और अभी समाजवादी, ये लोग भी उनके साथ में अघाड़ी का हिस्सा थे। इसलिए अभी वोटों का डिवाइड होना, ये सभी लोग बोल रहे हैं कि मुफ्ती साहब की कुछ न कुछ वोट इन लोगों की वजह से डिवाइड होगी, तकसीम होगी। हालांकि ऐसा नहीं है, समाजवादी एक अच्छी ताकत बनकर उभर रही है, दोनों जानिब से वोटों का नुकसान कर सकती है। अगर मुफ्ती साहब को मुस्तकीम डिग्निटी की वजह से वोटों का डिवाइडेशन का कुछ अगर नुकसान हुआ, और कोई भी जब सीटिंग एमएलए रहता है, सीटिंग मेंबर रहता है, तो उसको दोबारा आवाम के सामने इलेक्शन जब आता है तो 10% नाराज़गी, ये एक नफ्सियाती बात है कि लोग सीटिंग एमएलए से 10% अफराद नाराज़ रहते हैं। मगर मुफ्ती साहब को अगर हम देखें कि इनकी वोटों में कमी आई है, तो वहीं अभी उन्होंने माजी के टर्म में उनसे मुतालिक शिकायत रही, लेकिन मौजूदा टर्मों में उन्होंने खातिर खा फंड लाकर शहर में बेशुमार काम किए हैं। अभी गुज़िश्ता हफ्ते ही तकरीबन उनके 8-10 बड़े कामों का इफ्तिताह हुआ और माजी में भी कई कामकाज हुए। मुफ्ती साहब ने कई हुकूमतें तब्दील होने की वजह से उनके टर्मों में उनको फंड मिलने में फ़ायदा हुआ। उनका अपना फंड और दीगर रिलेटेड मिनिस्टर्स से भी उन्होंने फंड लाकर अपने मकबूलियत में इजाफा करने की कोशिश की है। ऐसे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि इस दो रुखी मुकाबले में क्या हो जाए। शेख आसिफ तो गुज़िश्ता महीना से ही मुतारिक हैं और सियासी तौर पर तंजीमी ढांचे को लेकर वो मुतारिक हैं, मगर मुफ्ती साहब की जानिब से 2 जलसे हुए, उसके बाद से अभी कोई सियासी पहल बाकायदा शुरू नहीं हो सकी। दिल्ली में मुकीम है, टिकट का भी फाइनल हो चुका है, नामजद होना बाकी है। जैसे ही ऐलान होगा, मालेगांव शहर में मुफ्ती साहब की जब एक्टिविटीज़ शुरू होगी तो उस वक्त में कहा जा सकेगा कि आने वाले हालात में कौन जीत सकता है। फिलहाल शेख आसिफ साहब मुफ्ती साहब के मुकाबले में पुरज़्म मुकाबले में और फाइट में है। मुफ्ती साहब के साथ में शेख यूनुस ईसा परिवार का खानवादा भी गुरुवार पाट पट्टे में एक बाले किला बनाने की कोशिश कर रहा है और वहाँ भी मुफ्ती साहब के लिए ये लोग एक्टिव हैं। मुस्तकीम डिग्निटी का साथ जाने के बाद में मुस्तकीम डिग्निटी अब समाजवादी से शान हिंद को उम्मीदवार करना चाहते हैं। आने वाले जुमा को अजीज़ कल्लू स्टेडियम में इकरा हसन और अखिलेश यादव आ रहे हैं, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के तमाम निहाली वर्कर्स बेइंतहा मुतर्रिक है। जलसे की कामयाबी की अभी से दलील दी जा रही है और अखिलेश यादव के आने के बाद से शान हिंद की उम्मीदवारी का ऐलान कहीं ना कहीं से उनको भी स्कोप मिलेगा। इन दो लोगों के बाद में तीसरी ताकत के तौर पर समाजवादी उभर रही है और अभी वो मुकाबले में मानी जा रही है, यानी कि कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या होगा, लेकिन जीत से काफ़ी दूरी है। अगर इन लोगों की मेहनत बढ़ती है तो आने वाले वक्तों में ये भी सहरुखी मुकाबले की रिंग में आ सकते हैं। इसके बाद एजाज बेग, जिनके पास में कांग्रेस जैसी नेशनल पार्टी है, मालेगांव शहर में एजाज बेग बताते हैं कि कांग्रेस की अपनी पार्टी की पाकी वोट 30 से 35 हज़ार है और एजाज बेग की अपनी वोट तो वो भी पूरा कह रहे हैं कि मैं हर हाल में उम्मीदवारी करूंगा। कभी कांग्रेस से किसी के नाम का चर्चा चलती है, वो कहते हैं कि मुझे ही टिकट मिलेगा। अगर एजाज बेग को कांग्रेस से टिकट मिलता है तो उनकी क्या ताकत होगी, उनका क्या रवैया होगा। नेशनल पार्टी होने की वजह से वो भी रोज़ाना अवामी प्रोग्राम को लेकर आवाम में मुतारिक और कहीं ना कहीं से एमएलए की दौड़ में उनका भी नाम वाज़े तौर पर चर्चा में है। दोस्तों, ऐसे में कांग्रेस से कौन टिकट लेगा, शेख आसिफ किस पार्टी से होंगे, एमआईएम का टिकट मुफ्ती साहब को मिलेगा या नहीं मिलेगा, आसिफ शेख आज़ाद उम्मीदवारी करेंगे, क्या महाविकास अघाड़ी कांग्रेस अलायंस समाजवादी को मालेगांव से कोटा देगी और उस कोटे से शान हिंद को टिकट मिलेगा। अगर शान हिंद को टिकट मिलता है तो एजाज बेग किधर जाएंगे, ये दुनिया भर के सवाल हैं दोस्तों, जो आने वाले एक हफ्ते में यकीनन मुकम्मल तौर पर इसका खुलासा हो जाएगा। सियासी सरगर्मियां शुरू हो चुकी है, सड़कों पर, रोड चौराहों पर अलग अलग तरीके की बातें हो रही हैं, सोशल मीडिया पर भी सियासी बातों का ही चर्चा है। उम्मीदवार भी बुरी तरह मुतारिक हो चुके हैं। पहले सलाम वालेकुम बोलते थे, अब आज सलाम वालेकुम बोलने लगे हैं। कुछ दिन में बकरियों को भी सलाम होने लगेगा। बहरहाल दोस्तों, मालेगांव शहर में हर सूबे में बेशुमार मसाइल हैं के तालीमी मामलात को देखेंगे हम। प्राइमरी तालीमी निज़ाम ख़राब हो चुका है। जो प्राइवेट तालीमी निज़ाम है तो वो इस कदर महंगा हो चुका है कि गरीबों की दस्तरस से बाहर है। मज़ाफ़ाती इलाकों के अलावा सेंट्रल के अच्छे पक्के इलाकों में भी अच्छी सड़कों और अच्छी गटरों के पानी के निकासी के वसाइल से लोग महरूम हैं। पावर बिजली कंपनी हमारे लिए अताब बनी हुई है, पावर सनतियाँ, हमारी सनत तबाह हो रही है, सनती मसाइल दुनिया भर के हैं। वहीं हिफ्ज़ान सेहत को
लेकर भी मालेगांव शहर में नवमौलूद बच्चों की अमवात में इजाफा और दीगर तिब्बी मसाइल मालेगांव शहर में आने वाले वक्तों में बड़ा प्रॉब्लम हो सकते हैं। मज़ाफ़ात की बस्तियों के बाद अब मालेगांव शहर को रीडेवलपमेंट प्लानिंग की तरफ जाना होगा, यानी नया मालेगांव कैसा हो, तो इसके लिए आने वाले वक्तों में क्या प्लानिंग होना चाहिए, हमारे मसाइल किस तरह ख़त्म होंगे। इसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि ज़ात बिरादरी के नाम पर वोट ना देते हुए, ये मेरे इलाके का वो मेरे इलाके का है, ये सब ना करते हुए लोग विकास के नाम पर वोट दें। अभी इलेक्शन में उम्मीदवारी के लिए लोग आएंगे तो हर आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी मकबूलियत के मुताबिक कीमत तय कर लेता है, उनसे पैसा ले लेता है। जब ये चुन कर आएंगे इतना पैसा देने के बाद तो यकीनन ये 2 पैसा बनाएंगे और बदउनवानी में इजाफा होगा। लोगों को चाहिए कि उनका काम इस बुनियाद पे करें कि अपने मुतालबात को मनवाएं कि हमारे इलाके में तुमको ये करना होगा, हमारे लिए तुमको ये फंड अवेलेबल करना होगा, हमारे इन मसाइल को आपको ख़त्म करना होगा। इन मसाइल को अगर आप हल करते हैं तो हम बिला मौजा आपके साथ में हैं। इस तरीके का अगर सियासी माशरा मालेगांव शहर में तश्कील पाता है तभी मालेगांव शहर विकास की तरफ बढ़ेगा। आने वाले वक्तों में रुपए पैसे का लालच ना देखते हुए, ज़ात बिरादरी ना देखते हुए, इलाकाई अज़बियत ना देखते हुए विकास के नाम पर, तरक्की के नाम पर आप वोट देंगे, ऐसी उम्मीद की जाती है। दोस्तों, आप देखेंगे जल्द ही सैफ न्यूज़ पर मुकामी प्रांत ऑफिसर नितिन सदगीर साहब का इंटरव्यू, कल मुकामी ASP अनिकेत भारती साहब का इंटरव्यू और मालेगांव कॉरपोरेशन के कमिश्नर रविंद्र यादव का इंटरव्यू के इलेक्शन को लेकर उनकी क्या तैयारियाँ हैं। वहीं मालेगांव सैफ न्यूज़ पर मालेगांव का आवामी रुझान भी लोगों से मालूम किया जाएगा, आवाम से लाइव सवालात होंगे, उनका क्या कहना है ये भी आप देखेंगे। वहीं आवामी मसाइल को इलेक्शन के वक्तों में उभार कर निहाल साहब कहा करते थे कि आवामी मुतालबात को मनवाने का अहम वक्त तो इलेक्शन के अय्याम होते हैं। इन इलेक्शन के अय्याम में अगर सोशल मीडिया के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए, आवाम के ज़रिए आवामी मसाइल अगर जाहिर किए जाए तो मुमकिन है कि उसका कुछ हल निकल सकेगा। आने वाले दिनों में लीडरों के क्या अज़ाइम हैं, उम्मीदवारों का क्या कहना है, ये भी आप देखेंगे सैफ न्यूज़ पर। जो मालेगांव शहर के मुफक्किरीन, अच्छी सोच फिक्र रखने वाले, उनके इंटरव्यू लिए जाएंगे कि इस इलेक्शन में किस बुनियाद पर वोट दी जाए। वहीं दीगर इलेक्शनी सरगर्मियों की तमाम रिपोर्ट्स आप देखेंगे सैफ न्यूज़।